एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम हाजिर हैं। नमस्कार कबूल करें संज्ञा का। फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटने वाला हमारा ये स्तंभ रेडियो प्लेबैक इंडिया का साप्ताहिक स्तंभ है। आज के अंक के लिए हमने चुना है 1963 में बना कालजयी देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, कवि प्रदीप के बोल और सी रामचंद्र का संगीत। इस गीत की रचना कवि प्रदीप ने कैसे की? लता जी और सी रामचंद्र साथ में इस गीत का रिहर्सल क्यों नहीं कर पाए? और लता जी ने फिर ये गाना कैसे सीखा? 27 जनवरी नेशनल स्टेडियम के जलसे की बुकलेट पर इस गीत से संबंधित क्या छापा गया था? जलसे में इस गीत के अलावा लता जी ने कौन सा अन्य गीत गाया? जलसे में इस गीत के अलावा लता जी ने कौन सा अन्य गीत गाया? जलसे के बाद लता जी को तुरंत बंबई क्यों लौटना पड़ा? हाल ही में गायिका उषा तिमोथी ने कैसा बड़ा दावा पेश किया और कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप ने उस दावे का क्या जवाब दिया? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का, और आज इसका वाचन कर रही हैं सुमेधा अग्रश्री। दिसंबर 1962। भारत चीन युद्ध में पराजय को स्वीकार कर पाना हर भारतीय के लिए कठिन था। देश भर से युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि और उनके परिवारजनों के लिए संवेदनाओं के संदेश आ रहे थे। ऐसे में राष्ट्रवादी कवि और गीतकार प्रदीप भी अत्यंत विचलित थे। एक रोज शाम को कवि प्रदीप बंबई के माहिम की सड़क पर चलते हुए इस युद्ध के बारे में सोच रहे थे कि उनके मन में एक पंक्ति आई, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वे इधर उधर देखने लगे। उनकी आंखें एक कलम की तलाश कर रही थीं। आखिर में एक पान की दुकान में पहुंचकर पान वाले से एक खाली सिगरेट की पैकेट ली और पास खड़े एक सज्जन से पेन मांगकर उन्होंने वो लाइन नोट कर ली। कवि प्रदीप घर लौट आए और देर रात होते होते गीत पूरा हो चुका था। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और बाकी तो सब अब इतिहास है। भारत चीन युद्ध में शहीद होने वाले वीर जवानों के परिवारों की मदद के लिए भारत सरकार ने 1963 के गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत एक फंड रेजिंग इवेंट की योजना बनाई और फिल्म जगत के नामचीन कलाकारों से इसमें सहयोग की कामना की। इस तरह से एक कार्यक्रम का प्रारूप तैयार हुआ, जिसका संचालन कर रहे थे संगीतकार व पार्श्व गायक हेमंत कुमार। इस कार्यक्रम के लिए एक जोड़ी कवि प्रदीप और संगीतकार सी रामचंद्र की बनी। हालांकि अधिकतर कलाकार अपने पुराने फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों को ही पेश कर रहे थे, क्योंकि कवि प्रदीप ऐ मेरे वतन के लोगों गीत लिख चुके थे, इसलिए उन्हें लगा कि इसी गीत के साथ उन्हें जाना चाहिए। फिल्म पत्रकार सुभाष के झा को दिए एक साक्षात्कार में स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने इस गीत के बनने की कहानी बताई थी और कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप ने भी इस गीत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की थी। इन दोनों सूत्रों से प्राप्त जानकारियों को मिला जुलाकर हम अब आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। लता जी कहती हैं, किसको पता था यह गाना लोगों को इतना पसंद आएगा। जब यह गाना बन रहा था, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा कि यह एक कालजयी देशभक्ति गीत बन जाएगा। मुझे अब भी याद है 1963 के दिल्ली की वह सर्दी की शाम।
जब मैंने नेशनल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह के तहत ये गीत गाया था और मेरे सामने राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और बहुत से गणमान्य अतिथि बैठे हुए थे। लता जी ने सी रामचंद्र जी से हुए उनके चल रहे अनबन का उल्लेख नहीं किया। सी रामचंद्र जी आशा भोसले से यह गीत गवाना चाहते थे, पर प्रदीप जी ने लता जी के लिए जोर दिया। फिर तय हुआ कि लता जी और आशा जी दोनों गाएंगी। अंत में आशा जी इसमें से बाहर हो गईं। उस साक्षात्कार में लता जी ने इस बारे में कुछ इस तरह से कहा था, मैंने शुरू में वह गीत गाने से मना कर दिया क्योंकि मेरे पास रिहर्सल के लिए समय नहीं था। इतने सारे बड़े बड़े लोगों के सामने गाना था, बिना पूरी तैयारी के मैं नहीं गा सकती थी। उन दिनों मैं दिन रात रिकॉर्डिंग कर रही थी। किसी एक गीत पर इतना ध्यान और समय दे पाना मुमकिन नहीं था और हमारे पास समय बहुत कम था। ऐ मेरे वतन के लोगों, इसे तैयार करने के लिए मैं इसमें से बाहर निकल जाना चाहती थी, लेकिन प्रदीप जी ने कहा कि अगर मैं नहीं गाऊंगी तो वह इसे रद्द कर देंगे। मैं फिर मान गई, इस शर्त पर कि इसे एक डुएट की तरह गाएंगे और आशा भी मेरे साथ गाएगी। लेकिन प्रदीप जी इसे सोलो के रूप में चाहते थे, पर मैं आशा को साथ लेने पर जोर दे रही थी। आशा ने गाने की रिहर्सल शुरू भी कर दी, लेकिन प्रोग्राम से कुछ दिन पहले आशा मेरे पास आई और कहा, दीदी मैं दिल्ली नहीं आ रही। मैंने उसे मनाने की कोशिश की, ये कहते हुए कि बुकलेट पर तुम्हारा नाम छप चुका है, पर वह नहीं मानी। हेमंत कुमार ने भी उसे मनाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो नहीं मानी। जब कवि प्रदीप जी ने सी रामचंद्र जी से लता जी की व्यस्तता के बारे में बताया, तो सी रामचंद्र जी ने यह सूचित किया कि उन्हें कम से कम 4 या 5 दिन पहले ही दिल्ली चले जाना होगा, इसलिए वे लता जी को गीत का रिहर्सल नहीं करवा पाएंगे। उन्होंने टेप में गीत को खुद गाकर कवि प्रदीप के जरिए लता जी तक टेप पहुंचा दिया। टेप से सुन सुनकर लता जी ने गीत को समझा और उसे तैयार कर लिया। यहां तक कि बंबई से दिल्ली जाते समय प्लेन में बैठे बैठे भी वे टेप सुन रही थी, ऐसा उन्होंने उस साक्षात्कार में कहा। उस प्लेन में दिलीप कुमार, राज कपूर, महबूब खान, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, ऐसी कई हस्तियां सवार थीं। लता जी के साथ उनकी सहेली नलिनी म्हात्रे भी थीं। बंबई की पूरी टीम 26 जनवरी की रात दिल्ली पहुंची। प्रोग्राम अगले दिन था। दिल्ली पहुंचकर लता जी के पेट में जबरदस्त दर्द शुरू हुआ। जब उन्होंने अपनी हालत अपनी सहेली नलिनी से कही, तो नलिनी ने उनका हौसला बढ़ाते हुए ये कहा कि सब ठीक होगा। 27 जनवरी को वे जलसे के स्थल पर पहुंचे। लता जी ने पहले अल्लाह तेरो नाम ये भजन गाया और उसके बाद ऐ मेरे वतन के लोगों। इस कार्यक्रम के लिए एक बुकलेट प्रकाशित की गई थी, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा छापी गई थी। इस गीत के संदर्भ में एक पृष्ठ पर बस इतना लिखा था, ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ घड़ी है, लहरा लो तिरंगा प्यारा। बस इतना ही लिखा गया था, जिससे कि मूल गीत छुपा रह जाए, सस्पेंस बनी रहे। और इन पंक्तियों के तुरंत बाद गीत के भाव में जो परिवर्तन आता है, गीत पूरा ही उलट जाता है। वह लोगों के लिए एक सरप्राइज रहे, जैसा सोचा गया बिल्कुल वैसा ही हुआ। लता जी ने गाना शुरू किया, ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ घड़ी है, लहरा लो तिरंगा प्यारा। इसके बाद जैसे ही उन्होंने अगली लाइन गाई, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, तो स्टेडियम में शोर कम होने लगा। जब तक लता जी कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए इस पंक्ति तक पहुंची, स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस हो चुका था और गीत पूरा होने पर वहां मौजूद जनता की तन्मयता वापस आई। गीत के बाद पंडित नेहरू का लता जी को बुलाकर, बेटी तूने मुझे रुला दिया, ये कहना हम सभी जानते हैं। लता जी आगे बताती हैं उस साक्षात्कार में कि उन्हीं दिनों उनकी बहन मीना मंगेशकर की शादी थी कोल्हापुर में, इसलिए वो दिल्ली में नहीं रुकी और अगले ही दिन बंबई पहुंचकर
लता जी के ही द्वारा संगीतबद्ध की हुई मराठी फिल्म मोहित्यांची मंजुला के प्रीमियर को अटेंड कर उसके अगले दिन कोल्हापुर मीना जी की शादी में चली गईं। व्यस्तता के बीच वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थीं कि ऐ मेरे वतन के लोगों, ये गीत की धूम पूरे देश भर में मच चुकी है। समस्त अखबारों, पत्र पत्रिकाओं और रेडियो पर इस गीत की धूम मची हुई थी। लता जी बताती हैं कि किसे पता था कि गणतंत्र दिवस के फंक्शन के लिए बना ये एक देशभक्ति गीत इतना प्रभावशाली बन पड़ेगा। केवल प्रदीप जी को इस बात का अंदाजा था। वे कहते थे, लता तुम देखना, ये गाना बहुत चलेगा, लोग हमेशा के लिए इसे याद रखेंगे। लेकिन मैंने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि ये कोई फिल्मी गीत नहीं, किसी फिल्म का हिस्सा भी नहीं। इसलिए मुझे लगा कि इसे लोग कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे। पर यह गीत मेरा सिग्नेचर ट्यून बन गया। जब तक मैं अपने किसी भी शो में यह गीत ना गा लूं तो शो अधूरा रहता है। मुझे बस एक ही अफसोस है इस बात का कि प्रदीप जी को उस गणतंत्र दिवस के फंक्शन में आमंत्रित नहीं किया गया था। प्रसिद्ध फिल्म पत्रिका स्क्रीन में प्रकाशित लेख में इस गीत के बारे में लिखा गया था, द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग not only reflected Kavi Pradeep's sentiments but his nationalistic thinking of the country at large. With singer Lata Mangeshkar and composer C. Ramchandra, he brought tears to every eye, including Nehru's. सुनने में आता है कि इस गीत से जुड़े हर कलाकार, गायक वृंद, म्यूजिशियंस, संगीतकार, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, साउंड रिकॉर्डिस्ट, सभी ने इस गीत से मिलने वाली रॉयल्टी का एक एक अंश वार विडोज फंड में जमा करवा दिया था। कवि प्रदीप को इस गीत के रॉयल्टी संबंधी कई ऑफर मिले, पर इस सच्चे देशभक्त ने इस गीत से कभी पैसा कमाना नहीं चाहा। ये तो उनकी एक श्रद्धांजलि थी इस देश के वीर सपूतों के नाम। फिर इस गीत के लिए पैसे कैसे ले सकते थे? अतः उन्होंने इस गीत से मिलने वाली पूरी रॉयल्टी वार विडोज फंड में जमा करने के लिए सारेगामा HMV को निर्देशित कर दिया। पर अफसोस की बात कि इस कंपनी ने रॉयल्टी की इस राशि को वार विडोज फंड में कभी जमा नहीं करवाया। बरसों बाद 25 अगस्त 2005 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने HMV को सख्त निर्देश दिया 10 लाख रुपए एरियर के रूप में वार विडोज फंड में जमा कराने का। उधर लता मंगेशकर ने एक कॉन्सर्ट में सार्वजनिक रूप से कवि प्रदीप का इस गीत के लिए आभार प्रकट किया और उन्होंने भी यह कबूल किया कि जिस गीत ने उन्हें अपार शोहरत दिलाई, उसके गीतकार को नजरअंदाज कर दिया गया। कवि प्रदीप का सम्मान करते हुए लता जी ने उन्हें 1 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया। उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कवि प्रदीप को मुंबई के मलाड में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया। ऐ मेरे वतन के लोगों, इसके बनने की कहानी में कई मोड़ आए और आगे चलकर भी विवाद खत्म नहीं हुआ। 70 के दशक में बंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में आयोजित एक शो में लता मंगेशकर इस गीत को गाने वाली थीं। उनकी और इस गीत की भूमिका देने के लिए मंच पर मौजूद थे अभिनेता दिलीप कुमार। अपने ड्रामाई अंदाज में उन्होंने इस गीत के बारे में बताना शुरू किया। हालांकि यह गीत किसी तारुफ का मोहताज नहीं, फिर भी दिलीप साहब ने इस गीत के बनने की कहानी कवि प्रदीप के बारे में और पंडित नेहरू के रोने के बारे में बताया, जहां वे खुद भी मौजूद थे। उन्होंने इस गीत के बारे में सब कुछ बताया सिवाय इसके संगीतकार सी रामचंद्र के बारे में। दिलीप कुमार की परिचित कूटनीति का यह एक उदाहरण था। घोषणा के बाद जब वे बैक स्टेज वापस गए तो वहां सी रामचंद्र खड़े थे और उन्होंने गुस्से से पूछा कि उन्होंने उनका नाम क्यों नहीं लिया। दिलीप कुमार अपनी मासूमियत बरकरार रखते हुए कहते हैं कि उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि अन्ना ने इस गीत की धुन बनाई है। अन्ना को जो समझना था वो समझ चुके थे। इस घटना में कितनी सच्चाई है ये कह पाना अभी मुश्किल है। अभी हाल ही में पार्श्व गायिका उषा तिमोथी ने अपने फेसबुक पेज पर यह दावा किया कि ऐ मेरे वतन के लोगों लता जी से पहले उन्होंने गाया था। साल 1962 के जून माह में आयोजित गुजरात के एक जलसे में, जहां सी रामचंद्र और गायक महेंद्र कपूर भी शामिल थे। ये एक बहुत बड़ा दावा था जो इस गीत के इतिहास को बदल सकता था।
जब उषा जी के इस दावे को उनके फॉलोअर्स ने मितुल प्रदीप जी तक पहुंचाया और उन्हें उस पोस्ट पर टैग भी किया, तब मितुल जी ने उषा जी के दावे को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि जब उनके पिता ने यह गीत लिखा ही दिसंबर 1962 में था, तब जून माह में इसे गाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जरूर उषा जी को किसी अन्य गीत के साथ भ्रम हुआ होगा। उषा जी ने मितुल जी के कमेंट का कोई जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों, ये थी ऐ मेरे वतन के लोगों गीत से जुड़ी बातें। वैसे तो और भी बहुत सी बातें हैं इस गीत से जुड़ी हुई, लेकिन उनमें कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाहें हैं, ये तय कर पाना हमारे लिए संभव नहीं। इसलिए हमने केवल प्रतिष्ठित और विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों को ही इस अंक में शामिल किया। और यहाँ आकर पूरी होती है एक गीत 100 अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का था, वाचन सुमेधा अग्रश्री का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.